तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है कालीधर लापता। ये फिल्म हाल ही में ZEE5 पे रिलीज हुई थी और ये कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो आपको हंसते रुलाते जिंदगी जीना सिखा देगी। कहानी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें कालीधर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसे एक गंभीर बीमारी लग चुकी है। डॉक्टर बताते हैं कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और आगे चल के उनकी बीमारी बढ़ भी सकती है। उन्हें हेलुसिनेशंस भी आते हैं और उनके पास वक्त भी बहुत कम है, इसीलिए उनके साथ ज्यादा समय बिताने के लिए परिवार वालों को कहा जाता है। कालीधर के परिवार में 2 भाई हैं और एक बहन है। बड़ा भाई मनोहर बहुत चिंतित होता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बड़े भाई का इलाज कर पाए। इसलिए मनोहर की पत्नी सुझाव देती है कालीधर को मार डालते हैं। मनोहर फैसला करता है कि वो अपने बड़े भाई को मार डालेगा। इसीलिए वो एक आदमी को पकड़ता है जिसका नाम मंगे है। मंगे अस्पताल के अंदर जाता है और कालीधर के दवाई में जहर मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है। ये देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कालीधर का छोटा भाई चुपके से अपने घर के कागजात में अपने बड़े भाई का अंगूठा लगा देता है ताकि जब उसका बड़ा भाई मर जाएगा तब उसकी सारी संपत्ति दोनों भाइयों में बट जाएगी। अपने बड़े भाई को मारने का प्लान लेकिन अब उसका चौपट हो चुका था। इसीलिए मंगे उन्हें एक और सुझाव देता है। बताता है कि अपने बड़े भाई को कुंभ मेले में ले जाकर छोड़ देने। इसके बाद मनोहर अपने बड़े भाई कालीधर को घर में लेकर जाता है और वो लोग कुंभ मेला जाने की तैयारी करते हैं। घर में उसकी बहन गुड़िया अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए कुंभ मेला ले जाने से पहले गुड़िया अपने बड़े भाई को कुछ पैसे देती है। इसके बाद मनोहर अपने बड़े भाई और परिवार को लेकर कुंभ मेले की ओर चल देता है। कुंभ मेला पहुंचने के बाद सभी पानी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन कालीधर डुबकी लगाने से मना करता है क्योंकि उसे पानी से बहुत डर लगता है और वो कभी भी पानी में उतरता भी नहीं। इसीलिए मनोहर उसे वहीं बैठने को बोलता है और सभी को लेकर वो डुबकी लगाने चला जाता है। कालीधर बहुत देर तक बैठा हुआ था और उसके बाद वो चाय पीने के लिए दुकान में चला जाता है। मनोहर और उसका परिवार जब नहाकर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके बड़े भाई वहां पर नहीं थे। सभी अपने टेंट में ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन टेंट का रजिस्ट्रेशन मनोहर के नाम पे था। टेंट पहुंचने के बाद मनोहर देखता है उसका बड़ा भाई वहां भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि हमने जानबूझकर अपने बड़े भाई को यहाँ पे छोड़ दिया है तो हमारे ऊपर केस भी हो सकती है। मनोहर का छोटा भाई सुझाव देता है कि इन सब से बचने के लिए हमें लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में जाना चाहिए। वहाँ कंप्लेंट कर देते हैं ताकि अगर कभी हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो हम बता देंगे कि हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की थी और कंप्लेंट भी करवाई थी। इसके बाद वो लोग लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में कंप्लेंट दिखाने चले जाते हैं। इधर कालीधर चाय पीने के बाद दुकानदार उसे पैसे मांगता है, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद वो देखता है मनोहर उसे लेने के लिए आया ही नहीं। इसीलिए वो दुकानदार को पैसे दे देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी कालीधर देखता है कि उसके सामने से मनोहर जा रहा था। कालीधर मनोहर को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मनोहर कालीधर की बातों को अनदेखा कर देता है। मनोहर समझ गया था उसके बड़े भाई उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मनोहर अपने छोटे भाई को बताता है कि कालीधर ने उसे देख लिया। कालीधर मनोहर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी बार बुलाने के बाद भी मनोहर उसे अनदेखा करके चला गया। कालीधर समझ गया था कि उसका परिवार अब उसका नहीं है, कोई भी उसे नहीं चाहता। इसलिए वो दुखी के मारे आगे बढ़ने लगता है। मनोहर और उसका छोटा भाई दोनों तुरंत लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपने भाई के गुम होने की कंप्लेंट लिखवाते हैं। सेंटर में संतोष नाम का आदमी काम करता था जो पूरे दिन बैठा रहता है और कोई काम नहीं करता। तभी उसकी बीवी आती है खाना लेकर। उन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए उसकी बीवी बताती है कि वो बैरागी बाबा के पास गई थी। बाबा ने बताया कि एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला आदमी काली बिल्ली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसे काली बिल्ली नहीं मिलती। बाबा ये बताते हैं कि अगर संतोष अगली पूर्णिमा के पहले लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला आदमी को ढूंढ लेता है तब संतोष की बीवी को बच्चा होने का वरदान मिल जाएगा। ये सुनकर तो संतोष का दिमाग हिल गया था। खैर, खाना खाने के बाद संतोष को पता चलता है 2 लोग लंबे चौड़े दाढ़ी वाले आदमी को ढूंढने के लिए कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। उसका नाम है कालीधर। वो तुरंत मनोहर और उसके छोटे भाई के पास जाता है और अपने भाई कालीधर के बारे में पूछता है। बताता है कि वो उसे जल्द से जल्द ढूंढ लेगा। मनोहर ये सुन के काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर उसका बड़ा भाई मिल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। संतोष पूरे मेले में माइकिंग करने लगता है और कालीधर को वापस आने को बोलता है। कालीधर दौड़ते दौड़ते मनोहर के टेंट के बाहर आ जाता है और सारी बात सुनने लगता है। मनोहर बहुत दुखी हो गया था क्योंकि वो अपने भाई को छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी बीवी बताती है कालीधर को ऐसी बीमारी लगी है जिसका खर्चा उठाना हमारे बस का ही नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना ही अच्छा रहेगा। कालीधर ये सब सुन लेता है और दुखी हो जाता है और फैसला करता है कि वो अब अपने घर वालों को छोड़ के अकेला कहीं चला जाएगा। इसलिए वो
इटारसी जाने वाली बस में बैठ जाता है और इटारसी के लिए निकल जाता है। मनोहर अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर वापस घर जाता है। तभी सुंदर को फोन आता है। गुड़िया फोन पे बताती है कि घर पे शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से आग लग गई है, जिसके चलते कागजात जल गए हैं, जिसमें बड़े भैया का अंगूठा भी लगा हुआ था। ये सुनकर सुंदर का दिमाग हिल जाता है। घर मनोहर और सुंदर के नाम करवाया गया था, लेकिन अब फिर से घर के कागजात उन्हें बनाने होंगे। घर कालीधर के नाम पर हो जाने के कारण मनोहर और सुंदर को फिर से अपने बड़े भाई को ढूंढना होगा, ताकि वो फिर से घर के कागजात में उनका अंगूठा लगा सके। कालीधर बस में बैठकर इटारसी जा रहा था, लेकिन पैसे कम होने के कारण बस कंडक्टर उसे बीच रास्ते में ही उतार देता है। कालीधर बीच सड़क में उतर जाता है और देखता है कि सामने भोजपुर जाने का रास्ता दिख रहा था। वो भोजपुर पैदल चल जाता है। भोजपुर शिव मंदिर पहुंचने के बाद वहां पर वो एक जगह बैठ के सो जाता है। सुबह होने के बाद देखते हैं शिव मंदिर के बाहर एक आश्रम भी है, जहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं। उनमें से एक बच्चे का नाम है बल्लू। बल्लू शिव मंदिर के आश्रम में पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है और वहीं रहता है। बल्लू अपने सोने वाली जगह में आता है और देखता है कि एक आदमी उसके जगह में सो रहा था। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, कहता है कि ये उसकी जगह है। कालीधर पूछता है, यहाँ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है क्या? बल्लू वहाँ पर अपना नाम उसे दिखाता है। इसके बाद कालीधर उसके जगह को छोड़ देता है। इधर घर पे पता चलता है कि कालीधर के ऊपर बहुत सारा कर्ज था, लेकिन सुंदर बताता है कि कालीधर ने घर के कागज पे हमारा नाम लिखा, लेकिन पता चलता है कि कालीधर के जाने के बाद पहले वो अपना घर और जमीन उसके नाम कर दिया था, ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। इसीलिए उसे वापस जाने के लिए कहता है, ताकि सबको पता चल जाए कि असली बात है क्या। इधर कालीधर मंदिर में बर्तन धोने का काम ढूंढ लेता है, लेकिन ये काम बल्लू भी करता था। बल्लू उसे यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि ये काम उसका है। इसके बाद कालीधर होटल में बिरयानी खाने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए दुकानदार उसे निकल जाने को बोलता है। खाना खाने के लिए कालीधर मंदिर के भोजनालय में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी खाना खत्म हो चुका था। कालीधर बहुत दुखी हो जाता है और उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। वो अपने सामने मनोहर और सुंदर को देखता है। कालीधर अपने दोनों भाइयों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन ये तो बस सपना था। इधर संतोष कालीधर को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है। संतोष को उसके घर वालों को ऊपर शक था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सभी उसे जानबूझकर छोड़कर आए, लेकिन मनोहर बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करते हैं और उसे ढूंढने में मदद मांगते हैं। इधर मंदिर के भंडारे में सभी लोग खाना खा रहे थे। उनमें से एक पंडित सरकारी ऑफिसर था। वो देखता है कि खाने की क्वालिटी बहुत ही बेकार थी, इसलिए वो मंदिर के कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की धमकी देता है। मंदिर का कर्मचारी बताता है कि खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सरकारी कर्मचारी कहता है कि अगर यहाँ पर कोई भी बता देगा कि खाने की क्वालिटी अच्छी है तो मैं अब भी यहाँ से चला जाऊंगा। बल्लू ऑफिसर को बोलता है कि यहाँ खाने की क्वालिटी काफी अच्छी है। बल्लू ये भी कहता है कि मंदिर में 20 किलो चावल की बोरी आती है, लेकिन उनमें से 8 किलो पंडित जी अपने घर लेकर चले जाते हैं और बाकी में मिलावट कर देते हैं। और ये सब सुनकर वो सरकारी ऑफिसर पंडित जी को कमेटी के मीटिंग में आने को बोलता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद पंडित जी बल्लू को मंदिर के आश्रम से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। बल्लू रोते हुए वहाँ से चला जाता है। कालीधर बल्लू के लिए समोसा खरीदता है और आश्रम के अंदर आता है, लेकिन उसे पता चलता है बल्लू को निकाल दिया गया। कालीधर बल्लू को ढूंढने की कोशिश करता है और आखिर उसे ढूंढ लेता है। बल्लू नदी के किनारे बैठा हुआ था। बल्लू पंडित जी के ऊपर बहुत गुस्सा था। कालीधर उसे समझाता है कि वो उसका ख्याल रख सकता। बल्लू को कालीधर का नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसका नाम बदल के केडी रख देता है और अब तो उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। दोनों जहाँ भी जाते थे एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे। इधर संतोष कालीधर के नाम का पर्ची बनवाता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि एक आदमी कृष्ण रासलीला वालों के साथ चला गया। संतोष कृष्ण रासलीला संगठन के पास जाता है। वहाँ इटारसी बस का कंडक्टर भी काम कर रहा था और वो बताता है कि ये आदमी भोजपुर वाले रास्ते की तरफ चला गया था। ये सुनकर संतोष भोजपुर के लिए निकल जाता है। इधर कालीधर बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए कितना कुछ किया। अपने दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन बदले में उसके भाइयों ने उसे धोखा दे दिया। बल्लू भी उदास हो जाता है और बोलता है कि उसके जन्म होने के 4 दिन बाद ही उसके माता पिता उसे छोड़ के चले गए। अब दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे अपना खुद का टेंट बनवाते हैं, जिसमें वो दोनों रह सकें।
बल्लू कालीधर से पूछता है कि तुम्हें अभी क्या करने की इच्छा हो रही है। कालीधर बताता है कि उसे बिरयानी खाने का मन कर रहा है। बल्लू कालीधर को लेकर बिरयानी खाने के लिए चला जाता है। कालीधर को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। धीरे धीरे करके बल्लू उसे पढ़ना लिखाना भी सिखा देता है। बल्लू फिर उसे पूछता है कि तुम्हें अभी क्या करने की इच्छा हो रही है। कालीधर बताता है कि वो अपने लिए बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। उसके बाद वो मीरा के साथ मिलना चाहता है। अब ऐसे ही करते करते कालीधर का जो भी मन करता है वो करता था। वो दोनों शादी में काम करने के लिए जाते हैं। काम करने के बाद वहां पर रखी हुई जितने भी फूल थे वो सब चोरी करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कमाए हुए जितने भी पैसे थे सब खत्म होते जा रहे थे। अगले दिन वो सारे फूलों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। ऐसे करके वो लोग एक दिन फूल बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके पैसा कमाने लगते हैं। फिर वो दोनों बिरयानी खाने के लिए होटल में जाते हैं। होटल का मालिक कहता है कि जब जब कालीधर यहाँ पर आता है मेरी बिरयानी की बिक्री दुगनी हो जाती है। सारे लोग यहाँ पर बिरयानी खाने के लिए आते हैं। बल्लू दुकानदार को बताता है कि जब जब कालीधर यहाँ पर खाना खाने के लिए आएंगे तो उनसे कोई भी पैसे ना लिया जाए। दुकान का मालिक उसकी बात मान लेता है। इधर संतोष को पता चलता है कि कालीधर भोजपुर चला गया और ये खबर वो मनोहर को बता देता है। मनोहर सुंदर को लेकर भोजपुर के लिए निकल जाता है और कालीधर का पता ढूंढ लेता है। दोनों मिलकर कालीधर को ले जाने लगते हैं और बल्लू कालीधर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मनोहर अपने भाई को ले जा चुका था। लेकिन ये सब सपना था। कालीधर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो बल्लू से दूर नहीं होना चाहता था। अगले दिन वो दोनों मिलकर फिर से फूल बेचकर घर वापस आते हैं और अपने लिए समोसा खरीदते हैं। लेकिन बल्लू कागज के लिफाफे में देखता है कि उसमें कालीधर का मिसिंग पोस्टर होता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसे जानलेवा बीमारी हो गई है। बल्लू ये बात कालीधर को सुनाता है और ये सुनते ही कालीधर हैरान हो जाता है कि उसके घर वाले खुद उसे छोड़ के चले गए और वो लोग फिर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कालीधर घर वापस नहीं जाना चाहता। इधर घर में फिर से वही लोग आ जाते हैं जिससे कालीधर ने बहुत सारा पैसा कर्ज में लिया था। मनोहर उन लोगों से थोड़ी दिनों की मोहलत मांगता है और ये सुनकर वो आदमी उन लोगों को 1 हफ्ते का समय देते हैं और अगर 1 हफ्ते के अंदर उन्हें पैसा नहीं दिया तो वो लोग घर को नीलाम कर देंगे। अगले दिन जब फिर से कालीधर और बल्लू फूल बेचने के लिए जाते हैं तभी वहाँ आश्रम के मास्टर जी आते हैं जो उन्हें पढ़ाया करते थे। मास्टर बल्लू को आश्रम वापस ले जाने के लिए आए थे, लेकिन बल्लू वापस जाने से मना कर देता है। मास्टर जी ये भी बताते हैं कि आश्रम के मैदान में रामलीला का नाटक होने वाला है। ये सुनते ही बल्लू कालीधर को रामलीला में हिस्सा लेने के लिए चला जाता है। दोनों नाटक में भाग लेते हैं और उसका नाटक देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। मास्टर जी भी काफी खुश थे और बताते हैं कि अगला नाटक राजगढ़ में होने वाला है और उन दोनों को वहां जाने को बोलता है। कालीधर कुंभकर्ण का ड्रेस पहना हुआ था और बल्लू हनुमान जी का रोल निभाने वाला था और इस कपड़े में दोनों घर वापस जा ही रहे थे तभी रास्ते में संतोष आ जाता है और उन दोनों से कालीधर के बारे में पूछता है कि आखिर ये रहता कहाँ है। लेकिन बल्लू बताता है ये आदमी यहीं रहता है, लेकिन अब शायद वो शहर छोड़ के चला गया। ये सुनकर वो वहां से चले जाते हैं। कालीधर को सच में लग रहा था कि उसके परिवार वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो परिवार वालों के साथ चला जाएगा तो वो दोबारा कभी बल्लू से मिल नहीं पाएगा। कालीधर को नाटक करने में काफी अच्छा भी लग रहा था, इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि अगली सुबह रामलीला के लिए वो लोग राजगढ़ चले जाएंगे। इधर संतोष को उसके ऑफिस से फोन आता है और उसे तुरंत ऑफिस आने को कहा जाता है, लेकिन उसकी बीवी भी उसे फोन करती है और बताती है कि वो अपने मायके चली जाएगी। संतोष अपनी पत्नी से मिलने आता है और उसकी पत्नी उसे माफी मांगती है कि तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा। संतोष बोलता है कि उसकी एक ही इच्छा है कि वो अपने बड़े भाई कालीधर का पता लगा सके, क्योंकि अगर उसका पता लग जाएगा तभी जाकर वो बाप बन सकता है। इधर हम देखते हैं कि कालीधर और बल्लू दोनों राजगढ़ पहुंच जाते हैं नाटक के लिए और उन दोनों को कमरा भी दिया जाता है। दोनों मिलकर एक खेल खेलते हैं। बल्लू बताता है कि खिड़की खोलने के बाद जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देगा तुम्हें उसका नाम बताना होगा। बल्लू खिड़की खोलता है और उसके बाद वो बंद कर देता है। कालीधर खिड़की के बाहर जो भी था सब कुछ बताने लगता है और उसे फिर से हेलुसिनेशन आते हैं। वो अपने माता पिता के बारे में बताने लगता है और ये सब देखकर बल्लू समझ जाता है कि ये सब कालीधर की बीमारी का असर है। इधर संतोष कालीधर का पता ढूंढ लेता है और उसके टेंट में चला जाता है जहाँ उसकी फोटो रखी हुई होती है। संतोष अपनी पत्नी को बताता है कि उसे कालीधर के घर वालों के ऊपर शक है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके घर वालों ने ही उसे छोड़ दिया। इधर बल्लू नदी में नहा रहा था और कालीधर को नदी में नहाने के लिए बोलता है, लेकिन कालीधर को पानी से डर लगता था, इसलिए वो पानी में आने से मना करता है। गुस्से में बल्लू को वो चांटा लगा देता है और बल्लू गुस्से में वहां से चला जाता है। कालीधर उसे मनाने की कोशिश करता है और बल्लू मान जाता है। इसके बाद वो दोनों मेला घूमने जाते हैं। मेले में आश्रम का मास्टर जी भी आते हैं जो नाटक करवा रहे थे। वो कालीधर
कालीधर से अकेले में बात करते हैं और बताते हैं कि इंदौर से सरकारी संस्थान से कुछ लोग आए हैं जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और उनमें बल्लू का नाम भी है, इसलिए बल्लू को इंदौर भेजना होगा। लेकिन कालीधर बल्लू को इंदौर नहीं भेजना चाहता, वो तो उसके साथ रहना चाहता है। बल्लू को नाटक से भी निकाल दिया गया था क्योंकि वो ठीक से नाटक नहीं करता। कालीधर उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। कालीधर को दारू पीने का बहुत मन हो रहा था। बल्लू उसके लिए दारू का बोतल लेकर आता है और कालीधर पूरी दारू पी लेता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे बहुत जोर की खांसी आती है और वो बेहोश हो जाता है। बल्लू तुरंत आश्रम के डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कालीधर का इलाज करते हैं और उसे कुछ दवाई देते हैं, जिसके बाद अगले दिन उसे होश आता है। बल्लू बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कालीधर मर गया होगा। लेकिन कालीधर को दारू पीकर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अब वो दारू नहीं पिएगा। बल्लू मीरा के बारे में पूछता है कि वो कौन है। कालीधर बताता है कि मीरा उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके मामा के गांव में वो रहती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है। लेकिन कुछ साल के बाद उसके पिता का देहांत हो गया। इतने साल गुजर जाने के बाद वो मीरा के घर का रास्ता भी भूल चुका है। लेकिन बल्लू बताता है कि वो तुम्हारे मामा के गांव में रहती थी, वहां जाने के बाद हम मीरा के घर का पता भी लगा लेंगे। इसके बाद वो दोनों साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं और कालीधर के मामा के गांव चले जाते हैं। वहां दोनों मीरा के घर को ढूंढ लेते हैं। कालीधर इतने दिनों बाद मीरा को देखता है और उसे देखकर वो काफी खुश था। मीरा भी काफी खुश होती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उन दोनों की शादी की बात चल रही थी, लेकिन अचानक कालीधर के घर से खबर आती है कि मनोहर की हालत खराब हो चुकी है क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। इसीलिए कालीधर मीरा को छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है और उसके बाद वो लौटा भी नहीं था, जिसके चलते मीरा ने किसी और से शादी कर ली। अब इतने सालों के बाद मीरा कालीधर के साथ बातें कर रही थी और उसके साथ पूरे दिन बिताती है। तब उसे पता चलता है कि कालीधर को हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम है। ये जानने के बाद मीरा काफी उदास भी होती है। मीरा कालीधर से पूछती है, तुम्हारे जाने के बाद बल्लू का क्या होगा? कालीधर बोलता है कि उसे एक बड़े स्कूल से एडमिशन का ऑफर भी आया है, उसे वहीं छोड़ के मैं चला जाऊंगा। रात हो जाने के बाद कालीधर बल्लू के साथ में अपने गाँव की ओर जाने लगता है। कालीधर बहुत उदास हो चुका था क्योंकि वो फैसला करता है कि वो बल्लू को इंदौर पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेज देगा। कालीधर बल्लू को बताता है कि सरकारी ऑफिसर आए थे और वो लोग बताए थे कि इंदौर में आश्रम के बच्चों को भर्ती करवाया जाएगा ताकि उनका भविष्य सुधर सके। लेकिन बल्लू इंदौर जाने से मना करता है। कालीधर गुस्से में आकर बल्लू को चांटा लगाता है और उसे समझाता है कि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। बल्लू उदास हो जाता है और स्कूल जाने के लिए मान जाता है। कालीधर बल्लू को लेकर स्टेशन पहुंच जाता है जहां आश्रम के मास्टर जी भी आ गए थे। वो बल्लू को लेकर इंदौर चले जाते हैं। कालीधर वापस अपने टेंट वाले घर में आता है जहां वो देखता है कि उसे मिलने के लिए संतोष आया था। संतोष बताता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें घर जाने की इच्छा नहीं है तो मैं उन्हें बता दूंगा। कालीधर उदास होकर कहता है कि उसे जीवन में जो करना था वो कर चुका है, अब वो घर वापस जाएगा। संतोष कालीधर को उसके घर छोड़ देता है। घर वापस आने के बाद सभी लोग काफी खुश थे। कालीधर ने जिससे पैसे उधार में लिए थे वो उनसे मिलने आता है और बताता है कि तुमने जैसे प्रॉपर्टी के कागजात बनाने के लिए कहे थे वैसे ही बनवा दिया है। कालीधर प्रॉपर्टी के पेपर में साइन कर देता है और जाते जाते वो अपने दोनों भाइयों से बहुत दुखी होकर कहता है कि जब मैंने ये घर बनवाया था तब फोटोग्राफर पहली फोटो मेरी खींचा था और दूसरे फोटो में तुम लोगों ने मुझे बाहर कर दिया। तब मुझे पता चल गया था कि मेरे लिए तुम लोगों के अंदर कोई इज्जत नहीं है। मनोहर अपने भाई से माफी मांगता है, लेकिन कालीधर उसकी बात को अनसुना करता है और चला जाता है। कालीधर गंगा किनारे चला जाता है और वहीं जाकर वो डुबकी लगाता है। यहाँ पता चलता है कि प्रॉपर्टी को 4 भाग में बांटा गया। पहला हिस्सा वो अपनी छोटी बहन गुड़िया के नाम कर चुका था। दूसरा हिस्सा जितने भी कर्जदार थे उनको भी तो पैसे चुकाने थे। तीसरा हिस्सा बल्लू के खाते में जमा कर दिया गया ताकि उसके पढ़ाई में कोई कमी ना आए, और चौथा हिस्सा मीरा के नाम करवा दिया गया ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से बिता सके। इसका मतलब ये हुआ कि मनोहर और उसके छोटे भाई को प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं मिला। अगले सीन में कालीधर वापस मीरा से मिलने उसके घर जाता है और अपनी बाकी की जिंदगी उसी के साथ बिताता है। और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। इसी के साथ ये सुंदर सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।